आज का हमारा टॉपिक अगस्त कॉम्ट है। अगस्त कॉम्ट जो है वो फाउंडर्स ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं और फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोलते हैं। फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्ट को इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने सोशियोलॉजी टर्म को कॉइन किया था। हालांकि इनिशियली उन्होंने इसको सोशल फिजिक्स बोला था, बट बाद में उन्होंने, चूँकि वर्ड सोशल फिजिक्स जो था एक ऑलरेडी कोई और यूज़ कर रहे थे उनके ड्यूरेशन में, इसलिए उन्होंने नया टर्म सोशियोलॉजी कॉइन किया। तो अगस्त कॉम्ट जो है वो फाउंडर्स ऑफ सोशियोलॉजी हैं। इन्होंने जो पॉजिटिविज्म का ट्रेडिशन स्टार्ट किया है वो जो है लॉन्ग टर्म तक एक डोमिनेंट थिंकिंग प्रोसेस सोशियोलॉजी के विद इन रहेगा, और जो ये पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी है ये कंटिन्यू होता रहेगा। और ख़ास करके जो अर्ली फेज है, जैसे डर्खिम जब रहेंगे तो डर्खिम का जो सोशियोलॉजी है वो भी एक तरह से पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजी है। तो इस तरह से अगस्त कॉम्ट जो फाउंडेशन ले करते हैं वो हम देखते हैं कि कंटिन्यू होता है आने वाले जनरेशन्स में भी। तो सबसे पहला क्या है, अगस्त कॉम्ट इज नोन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका, इसे हम डिटेल में भी अभी देखेंगे, अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है, वो है पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन इन सोशियोलॉजी। ये अलग से हमको मैथडोलॉजी में और ज़्यादा डिटेल में देखना है। जब हम डर्खिम देखेंगे तो इसे और डिटेल में देखेंगे, बट अभी हम लोग इसका फाउंडेशन, बेसिक फाउंडेशन रखेंगे कि व्हाट इज़ पॉजिटिविज्म और किस तरह से अगस्त कॉम्ट ने पॉजिटिविज्म के थ्रू सोशियोलॉजी को स्टार्ट किया। ठीक है। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है अगस्त कॉम्ट का वो ये है कि कई सारे जो उसके कंसर्न है, फॉर एग्जांपल उसका कंसर्न पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सोसाइटी में मोरल कोहेजन, ये जो कंसर्न है ये हम देखेंगे जो बाद के जो फ्रेंच फिलोसफर्स हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल डर्खिम, उनमें भी ये कंसर्न कंटिन्यू होता है। तो इस तरह से अगस्त कॉम्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में निभाते हैं। अब अगर आप लोग जब पढ़ना चाह रहे हैं तो इसका सबसे बढ़िया सोर्स जो है इग्नू के नोट्स हैं। BA MA किसी एक का नोट आप उठा लीजिएगा, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और नीचे कमेंट्स में भी लिंक मिल जाएगा। साथ में आपका जो है रिडजर के अंदर काफ़ी बढ़िया से कवर किया गया है, और आप जब कोर्स सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है अलग से नोट्स भी हम लोग दे देंगे, ठीक है। तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हो। बट ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके लिए एक बेसिक सोर्स का काम करेगा, जहाँ से कि आप सारी चीज़ें समझ सकते हो। तो सबसे पहले किसी भी थिंकर को, खास करके जो फाउंडर्स ऑफ सोशियोलॉजी हैं, उसको समझने के लिए हम उनके सोशल बैकग्राउंड को समझते हैं, किस बैकग्राउंड में वो थे, क्योंकि वहीं से आइडियाज़ इमिनेट होते हैं, वहीं से आइडिया डेवलप होता है कि वो कोई थिंकर वैसा क्यों सोचता है। फॉर एग्जाम्पल कार्ल मार्क्स को अगर आप देखिए, ही वॉज वेरी मच कंसर्न अबाउट द इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि उस टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन का अर्ली फेज काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव था। उसी तरह से अगस्त कॉम्ट फ्रेंच फिलोसफर हैं। ये क्या है, फ्रांस में जन्म हुआ है, और ये पीक ऑफ जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था यानी 1789 का, तो उस समय ये बच्चे थे। और आप जानते हैं कि अगर आपने नहीं देखा है तो हिस्ट्री में आप इनलाइटमेंट और फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला वीडियोज़ आप जाके देख लीजिए, तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो फेज काफ़ी ज़्यादा क्या था, पॉलिटिकल टर्मोइल और इंस्टेबिलिटी का था। क्या हो रहा है, जस्ट शॉर्ट में अगर आप देखिए तो राजा जहाँ के एब्सोल्यूटिस्ट था लुई 16, जस्ट उसके बाद रिपब्लिक आ जाती है। लोग जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर जो है एक नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, राजा को जो है लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं, उसे क्रिमिनल बताकर उसे एग्जीक्यूट करते हैं। बाद में उसे हटाकर फिर डायरेक्टरी आ जाती है, फिर डायरेक्टरी हटाकर जो है कुछ समय के लिए नेपोलियन आ जाता है। इसी बीच में रेन ऑफ टेरर का भी फेज रहा है। तो एक काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल का फेज है, जहाँ की काफ़ी सारी किलिंग्स हुए हैं, काफ़ी मारकाट हुए हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ पॉलिटिकली एक्टिव मूवमेंट चलता रहा है। तो ये जो कंप्लीट इनस्टेबिलिटी का इन्वायरमेंट है, इसमें अगस्त कॉम्ट ग्रो किए हैं। तो जो ये ग्रो किए हैं, तो एक आप अगर अपने चारों बगल जब एक इंस्टेबिलिटी को देखते हो तो आपके अंदर एक कंसर्न रेज होता है कि ये हम स्टेबिलिटी को लीड कैसे करेंगे, फाइनल फेज ऑफ स्टेबिलिटी आएगा कैसे। तो इस चीज़ से हाईली मोटिवेटेड थे अगस्त कॉम्ट। तो इसीलिए अगस्त कॉम्ट की पूरी थिंकिंग जो है
वो उसी थ्योरी के अराउंड है कि ये स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल एंड मोरल स्टेबिलिटी कैसे सोसाइटी में आएगी, कैसे सोसाइटी में कोहेसिवनेस आएगा। क्योंकि एक कंसेप्शन है कि जस्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले का फेज काफ़ी पीसफुल था, तो हम अचानक से इस पीसफुल फेज से नॉन पीसफुल वायलेंस वाले फेज में पहुंच गए हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो इसके पीछे का कारण था वो सारा क्या था, इनलाइटनमेंट का कारण था। इनलाइटनमेंट ने जो है ऑलरेडी स्टैब्लिश पॉलिटिकल अथॉरिटी को चैलेंज करने जैसे आइडियाज को लाया और इंडिविजुअलिज्म का ग्रो हुआ। तो अगस्त कॉम्ट का ये मानना था कि ये जो इंडिविजुअलिज्म का ग्रो हुआ है, ये जो लैक ऑफ कंसर्न फॉर होल सोसाइटी, लैक ऑफ कंसर्न फॉर क्या कहते हैं कि सोशल स्टेबिलिटी एंड पीस है। क्योंकि इनलाइटमेंट का आइडियाज क्या प्रमोट करता है कि अगर स्टेट जो है जनरल विल को फुलफिल नहीं कर रहा है तो यू कैन रिवोल्ट अगेंस्ट स्टेट। तो एक तरह से क्या है, लैक ऑफ कंसर्न फॉर स्टेबिलिटी इनबिल्ट है इनलाइटमेंट के आइडियाज में। ऑलरेडी स्टैब्लिश अथॉरिटी को चैलेंज करने की बात है। सेम इंडिविजुअलिज्म का ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं अगस्त कॉम्ट को ये लगने लगा कि ये जो इनलाइटमेंट आइडियाज हैं इसके कारण ये सारा क्राइसिस डेवलप हुआ है। तो इसके कंसर्न में ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, टर्मोइल है, इसके कंसर्न में वो सोशियोलॉजी को ग्रो करना चाहता है एज एन एंटीडोट। तो जब अगस्त कॉम्ट सोशियोलॉजी को ग्रो करता है तो नॉट ओनली फॉर द एकेडमिक पर्पस कि हमको सोसाइटी को स्टडी करना है, बल्कि उसका गोल ये है कि हमको सोसाइटी को इसलिए स्टडी करना है ताकि हम एक लॉ बना सकें। और जब हम लॉ बना सकेंगे तो हम सोसाइटी का फ्यूचर कोर्स भी डायरेक्ट कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे और सोसाइटी में हम जल्द से जल्द स्टेबिलिटी ला सकेंगे। इसको आप ऐसे ही सोचो जैसे कि इन जनरल आप कोई काम करते हो, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन खोज पाते हो, राइट। बिल्कुल उसी तरह से अगस्त कॉम्ट का ये कंसर्न है कि ये जो पूरा अनस्टेबल फेज है, अगर हम सोसाइटी कैसे रूल करती है, अभी तक सोसाइटी पास्ट से इस फेज तक कैसे पहुंची है, स्टेबल फेज से इनस्टेबल फेज तक कैसे पहुंची है, अगर हम इसका एक लॉजिक, एक थ्योरी बना लें तो कैसे इस फेज से बाहर निकलेंगे स्टेबल फेज में, हम उसकी भी थ्योरी बना सकते हैं। तो ये कंसर्न था उसका सोशियोलॉजी का, यानी कि उसका कंसर्न एकेडमिक ही नहीं है, उसका कंसर्न सोसाइटी में चेंज लाने का है। उसका मेन कंसर्न सोशियोलॉजी को डेवलप करने का ये है कि हम पॉलिटिकल टर्मोइल रिमूव करके एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सोशल स्टेबिलिटी के फेज में पहुंचे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से फ्रेंच जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है या जो उस वक्त का सोशल इन्वायरमेंट है वो कैसे उसको इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा इन्फ्लुएंस जो है जो कॉम्ट के लाइफ में है वो है हेनरी सेंट सिमोन का। सेंट सिमोन के यहाँ एज ए अप्रेंटिस भी ये काम करता है बहुत दिन तक, और कई सारे जो कॉम्ट के आइडियाज़ हैं, फॉर एग्जांपल उसका जो है 3 फेजेस में सोसाइटी का इवोल्यूशन की जो उसकी थ्योरी है वो भी कहीं ना कहीं ज्वाइंटली डेवलप्ड है, ठीक है। वो सेंट सिमोन और अगस्त कॉम्ट का ज्वाइंटली डेवलप्ड थ्योरी है, ठीक है। तो इस सेंस में भी हम देखते हैं कि वो सेंट सिमोन से इन्फ्लुएंस है। सेंट सिमोन जो है यूटोपियन सोशलिस्ट थे। यूटोपियन मतलब जो फ्यूचर को एक आइडियल टाइप का चाह रहे थे, और सोशलिस्ट बाय नेचर थे वो, ठीक है। तो यूटोपियन सोशलिस्ट थे, तो वो भी यूटोपियन नेचर कहीं ना कहीं हमको कॉम्ट में देखने को मिलता है जब वो पॉजिटिव रिलीजन की बात करता है। सब्सिक्वेंटली लेक्चर में हम देखेंगे ये बात कि जब वो पॉजिटिव रिलीजन बनाना चाहता है तो वो भी कहीं ना कहीं एक यूटोपियन कॉन्सेप्शन है कि ऐसा सोसाइटी होना चाहिए, उस सोसाइटी का रिलीजन ऐसा होना चाहिए, गॉड ऐसा होना चाहिए। वो कंसर्न भी हमको कॉम्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो इन्फ्लुएंस है जो कॉम्ट की लाइफ में देखने को मिलता है वो उसके लव लाइफ से देखने को मिलता है। उसकी जो गर्लफ्रेंड रही थी कुछ समय के लिए, बाद में उसकी बहुत शॉर्ट वाइल में डेथ भी हो गया था। उसके बाद से आप कह सकते हैं कि एक तरह से प्यार में लोग कैसे पागल हो जाते हैं, लिटरली वो एक तरह से विजिबल था इसकी लाइफ में भी, कि कहीं ना कहीं उसका इंटेलेक्चुअल ब्रेकडाउन टाइप से हो गया और कई सारे काम उसने, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो पॉजिटिविस्ट कैलेंडर और अलग टाइप की सोसाइटी में फीलिंग और वो सारा कॉन्सेप्ट है। बट अगेन वो जो उसका जो लव लाइफ है दैट हैज अफेक्टेड अ लॉट इन हिज थिंकिंग प्रोसेस, और वो खास करके लेटर पार्ट ऑफ कॉम्ट की सोशियोलॉजी में हमको देखने मिलता है। खास करके जब वो रिलीजन फॉर ह्यूमैनिटी की बात करता है तो उसका कॉन्सेप्शन कहीं ना कहीं उसमें फीलिंग, लव, कंसर्न फॉर अदर्स जो है
वो उसके लव लाइफ से आया है। और जो एक सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस कॉम्ट की लाइफ में या कॉम्ट की थ्योरीज में देखने को मिलता है वो आपको इनलाइटनमेंट आइडिया से मिलता है। ये सारा हम लोग उस वक्त भी देखेंगे जब हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप, ठीक है, तो ये सारा वहां पर लिंकेज जाएगा। तो इनलाइटनमेंट आइडिया से दो तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ है कॉम्ट। पहला, इनलाइटनमेंट आइडियाज बात करता है इंपीरिसिज्म की। अगर आपने नहीं देखा है तो इनलाइटनमेंट आइडियाज का वीडियो आप देख लीजिए। इनलाइटनमेंट आइडियाज जो है वो हाईलाइट करता है कि किस तरह से रीजन या किस तरह से जिन चीजों को आप मेजर कर सकते हैं, जिस तरह से फैक्ट्स होते हैं, उसके बेसिस पे जो है आपको ट्रू नॉलेज गेन होता है, ठीक है। इंपीरिसिज्म जो है वो बोरो किया है डायरेक्टली कॉम्ट ने, क्योंकि कॉम्ट का जो पॉजिटिविज्म है दैट इज बेस्ड ऑन empirical research, that is based on collection of data, that is based on collection of facts, ठीक है, उसके बेस पे इंफॉर्मेशन गैदर करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको कॉम्ट को इनलाइटनमेंट से डायरेक्टली उसने बोरो किया है। जब इनलाइटनमेंट आइडियाज फ्लो कर रहा था उसी वक्त एक काउंटर इनलाइटनमेंट के काउंटर रिवॉल्यूशनरी आइडियाज भी चल रहा था, ठीक है। एक इनलाइटनमेंट का आइडियाज हो गया, दूसरा काउंटर रिवॉल्यूशनरी आइडियाज बोलते हैं जो मोस्टली कैथोलिक प्रीस्ट चला रहे थे। वहां क्या था, उनका कंसर्न था कि इनलाइटमेंट आइडियाज के कारण क्या है, इंडिविजुअलिटी का ग्रोथ हुआ है और उस ग्रोथ के कारण ये टोटल एनार्की आई है। तो वो जो रिफॉर्मिस्ट थे, काउंटर रिफॉर्मिस्ट थे, रिवॉल्यूशनरी थे, उनकी ये थ्योरी थी कि सोसाइटी में अगर पीस लाना है तो हमको वी हैव टू गो बैक टू ओल्ड स्टेज। अगर आप इनलाइटमेंट का वीडियो देखेंगे तो वहां भी आपको पता चलेगा कि इनलाइटमेंट एंड रेनेसांस दोनों ने एक तरह से रिलीजन को वीकन किया है, रिलीजन को क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। तो रिलीजन का एक तरह से काउंटर इनलाइटमेंट आइडिया, आप इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो ये जो काउंटर रिवॉल्यूशनरी मोस्टली कौन थे, कैथोलिक प्रीस्ट थे। तो इनसे जो है कॉम्ट ने एक चीज चुराया है और वो चीज चुराया है कंसर्न फॉर स्टेबिलिटी। तो अगर आप देखें तो तो इनलाइटमेंट आइडिया से उसने इंपीरिसिज्म लिया और काउंटर रिवॉल्यूशनरी से उसने कंसर्न फॉर स्टेबिलिटी, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कंसर्न है कॉम्ट की पूरी सोशियोलॉजी का जो मेन गोल है, जो सेंट्रल थीम है, वो ये है कि कैसे पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी सोसाइटी में आएगी, ठीक है। तो गोल जो है वो आता है काउंटर रिवॉल्यूशनरी से, और जो मेथड है उसको अचीव करने का वो आता है इनलाइटनमेंट आइडिया से। तो यही दो चीज आप देखिएगा जब हम लोग स्टडी करेंगे वापस से कि कैसे सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ है यूरोप में, तो यही चीज हम वहां भी देखेंगे कि हाउ इनलाइटनमेंट हेल्प्ड इन इवोल्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये चीज आप यहां भी देख रहे हैं। तो इनलाइटनमेंट आइडिया से, इनलाइटनमेंट आइडियाज का एक और चीज बोरो हुआ है। इनलाइटनमेंट थिंकर्स जितने भी थे वो हाईली इन्फ्लुएंस थे एक चीज से, और वो था साइंटिफिक डेवलपमेंट से। जैसे हर फेज का कुछ ना कुछ बज़वर्ड होता है। आज के टाइम में जैसे कि बज़वर्ड है आपको सस्टेनेबल, किसी चीज में सस्टेनेबल लगा दिए लोग उसमें लगे पड़े हैं, किसी चीज में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दिए, किसी चीज में डिजिटल लगा दीजिए, किसी चीज में जो है आप ब्लॉकचेन लगा दीजिए, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। मतलब जहां नहीं भी लग सकता है लोग वहां लगाना चाह रहे हैं। तो हुआ क्या है, जब आप देखेंगे खास करके वीडियो रेनेसां और इनलाइटमेंट का, तो आपको पता चलेगा कि इस फेज में साइंटिफिक डेवलपमेंट काफ़ी सारे हुए थे। न्यूटन ने जो है अपनी ग्रेविटी की थ्योरी दी थी, उसी तरह से जो है इवोल्यूशन की थ्योरी चार्ल्स डार्विन की है। फिर जियोसेंट्रिक थ्योरी को हटाकर हीलियोसेंट्रिक थ्योरीज आई हैं, ठीक है ना।
उसके बाद इम्यूनाइजेशन एडवर्ड जेनर इन सब ने खोज किया है, बॉयल्स लॉ आया है, तो इस तरह के काफ़ी सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए हैं। तो वो लोग अपने आंख के सामने देख रहे थे कि किस तरह से नेचुरल साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ठीक है, तो वो लोग देख रहे हैं कि किस तरह से नेचुरल साइंस जो है इन्वायरमेंट को कितना इफेक्टिव है समझने में। और वो लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बेस पे थ्योरी बनाते हैं, और उसके बेस पे वो क्या करते हैं, लॉ देते हैं, थ्योरीज देते हैं, और थ्योरी देके वो क्या करते हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये वो लोग देख रहे हैं, उनके टाइम में ये सारा हुआ है, और उस समय एक तरह से साइंस लोगों का आंख खोल रहा था कि यार ये भी पॉसिबल है। तो इनलाइटमेंट थिंकर्स काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे साइंटिफिक आइडिया से, और सारे इनलाइटमेंट थिंकर्स का ये मानना था कि सोशल लाइफ में भी, पॉलिटिकल लाइफ में भी आप जो है ये नेचुरल साइंस के मेथड्स, डाटा कलेक्शन का, थ्योरी लगाने का, थ्योरी के बेस पे फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का आप जो है कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो जैसे कि आज के दिन में अगर कोई कोरोना का जैसे स्प्रेड है, तो आप ये इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि किस तरह का काउंटर इकोनॉमिक मेजर होना चाहिए। लोगों का आप इकोनॉमिक बिहेवियर प्रेडिक्ट करते हो कि लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहेंगे, लोग एसेंशियल पे पैसा खर्च करना चाहेंगे, लोग लग्जरी पे पैसा नहीं खर्च करना चाहेंगे, राइट। तो ये क्या है, बेसिकली एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि सोशल लाइफ को एक्सप्लेन कर रही है। और इसके बेस पे अगर आज के दिन में अगर आप कोई प्लांट डालना चाहो तो आप फूड प्रोडक्शन का प्लांट डालोगे तो क्या होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बट अगर आप कार बनाने का प्लांट डालोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि अभी लोग लग्जरी गुड ले नहीं रहे हैं, लोग अभी केवल खाने पीने की जरूरत की सामान ले रहे हैं। तो ये क्या है, बेसिकली सोशल लाइफ को भी आपने लोग कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, बिहेवियर क्या होगा, उसको भी आप क्या कर रहे हो, डाटा कलेक्ट करके प्रेडिक्ट कर रहे हो। दीज आर सोशल लॉज, राइट। तो उस समय के लोगों के दिमाग, इकोनॉमी भी इनलाइटमेंट आइडियाज का बाय द वे प्रोडक्ट है, ठीक है। इनलाइटमेंट आइडियाज के ड्यूरेशन में ही इकोनॉमी एज ए डिसिप्लिन इमर्ज हुआ है, ठीक है। एडम स्मिथ इनलाइटमेंट पीरियड के हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जिस तरह से साइंटिफिक आइडियाज के बेस पे आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो, हम लोग यहाँ से जो है रोवर जो है चांद पे उतार सकते हैं, उसी तरह से लोगों ने सोचा कि हम जो है अगर स्टडी करें सोशल लाइफ को, डाटा कलेक्ट करें, लोगों का बिहेवियर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये डोमिनेंट थिंकिंग थी उस वक्त की, राइट। तो उसी तरह से इनलाइटमेंट थिंकर्स की क्या सोचते थे कि सोशल लाइफ में भी आप जो है साइंटिफिक मेथड लगा सकते हो, थ्योरी बना सकते हो, डाटा कलेक्ट करो, थ्योरी बनाओ, थ्योरी के हिसाब से आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। इस बिलीफ से हाईली इन्फ्लुएंस था आपका कौन, कॉम्ट। तो ये इसका एग्जांपल कहां देखने को मिलता है, तो इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलता है साइंटिफिक डेवलपमेंट का जो इन्फ्लुएंस है उसका, डेवलपमेंट का, वो देखने को आपको मिलता है कि जब शुरुआत में कॉम्ट सोशोलॉजी लिख रहा होता है तो वो उसको सोशल फिजिक्स बोलता है, मतलब वो सोसाइटी का फिजिक्स बोलना चाहता है। वो उसको क्या बोलता है, सोशल फिजिक्स, राइट। बाद में फिर उसको चेंज करना पड़ता है सोशियोलॉजी। बट आप यहां देख सकते हो कि कितना ज्यादा इंफ्लुएंस इस बिलीफ का कि साइंस का यूज हम सोसाइटी को पढ़ने में कर सकते हैं, वो उसके ऊपर है। तो मेन हम लोगों ने कौन कौन से चीज देखे जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला हमने देखा पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन इन फ्रांस। दूसरा हमने देखा सेंट सिमोन। तीसरा हमने देखा उसका लव लाइफ। और चौथा हमने देखा इनलाइटनमेंट। इससे उसने कॉपी किया था मेथड और काउंटर रिवॉल्यूशनरी जिससे उसने गोल कॉपी किया और साइंटिफिक
डेवलपमेंट, और ये बिलीफ कि साइंस कैन गिव यू सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, वेदर इट्स सोशल प्रॉब्लम और फिजिकल प्रॉब्लम, ये भी इनलाइटमेंट आइडियाज का, ये तीनों मैंने इसलिए क्लब किया है बिकॉज ऑल दीज थ्री आर वेरी क्लोजली रिलेटेड विथ इनलाइटमेंट, ठीक है। तो ये मेजर इन्फ्लुएंस हैं कॉम्ट के लाइफ में, जो कि उसकी थ्योरी को क्या करेंगे, मैच्योर करेंगे।